नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म रजत खंडेलवाल परिवार के इस क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। और ये हमारी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। हमने पिछली क्लास में हमने गुणनखंड देखे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड निकालने, गुणनखंड की संख्याएं इस तरीके से निकालने के हमने क्वेश्चन किए थे, जिसका उम्मीद है आप उसका रिवाइज करके आए होंगे। अब नेक्स्ट उसी तरीके से संख्या पद्धति में मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिल्कुल एक विस्तृत सिलेबस होता है, अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसी में हम आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए घातांक, जैसे घातें क्या होती है। जैसे कि आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि मैं खुद भी लिखता रहता हूँ कि जैसे जहाँ ए इंटू ए है तो ए स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, या ए क्यूब, या ए की पावर 5, या इस टाइप से कोई संख्या होती है। कभी कई बार इनको काट भी देता हूँ, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा। 3D में भी आपने देखे होंगे इस तरीके से मैं क्वेश्चन काटते रहता हूँ। तो कुछ तो है जिनको ये पहले से आता है, जिनको नहीं आता वो इनको आज समझ जाएगा कैसे कि घातांक में कैसे करते हैं। कि जब ए इंटू ए का मान अगर 2 बार है तो उसको ए स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ए की पावर 2 हो गई। यदि जैसे ए इंटू ए ये 3 बार है, 3 बार है तो इसको ए की पावर 3, ए के ऊपर घात में 3, जितनी बार होंगे उतनी उसकी पावर लगा दी जाएगी। जैसे मान लो ये एक्स है, एक्स 4 बार है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से 4 बार एक्स है। तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिख देंगे कि एक्स की पावर 4। इस तरीके से इनको घातों में लिख देते हैं। तो ये आपको लिखना अगर नहीं भी आता है तो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे इसको काटते हैं। आज हम इसी के ऊपर बेस्ड थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन, अगर कोई दो संख्याएं हैं, एक सेकंड, हाँ, तो यदि एक्स की पावर एम और एक और कोई संख्या है एक्स की पावर एन, एक्स एक्स की पावर एन, यदि इस तरीके से दो संख्या है जिसकी पावर, एक की पावर तो एम है और एक की पावर एन है, और ये गुणा हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एक्स की पावर एम प्लस एन, दोनों की पावर जो होती है वो जुड़ करके लिखी जा सकती है। यानी कि इनके आधार तो समान है, आधार इसका है एक्स और घातें इनकी अलग अलग है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि 2 की पावर 3 है, ठीक है। दूसरा है 2 की पावर 5, और इनको हमने किया गुणा। तो गुणा किया, हमें पता है कि हमारे पास में आधार तो क्या है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। जब आधार हमारे पास समान है तो इनकी घातें, ये जो घात है 3 और 5, ये आपस में जुड़ जाएगी। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 5, इसको सीधे से लिख देंगे 2 की पावर 8। यानी कि आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। गुणा में कोई संख्या हो जिनका आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इस तरीके से कि अगर आधार समान है और उनमें भाग दिए जाना है, घाते वाले अलग अलग हो, जैसे कि एक्स की पावर एम है और एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एम में एक्स की पावर एन का भाग दिए जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब भाग दे रहे हैं आधार समान है तो जैसे जब गुणा कर रहे थे तो जुड़ रहा था, वैसे भाग देने में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कैसे कि एक्स की पावर एम माइनस एन, ऊपर आकर के ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का एन, माइनस का एन हो जाएगा। यहाँ से आपको खोल के लिखा बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास होगा एक्स की पावर एम, और ये जब ऊपर आएगा तो आपके पास इनटू में होएगा एक्स की पावर माइनस एन। जब कोई भी घात नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अब आपको पता है पिछले वाले रूल में हमने देखा कि आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, तो जुड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की पावर एम है और यहाँ एक्स की पावर माइनस एन है, तो इसको माइनस का एन लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये एक और फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है, ये आपको केवल एक याद रखना है, जैसे आप जोड़ बाकी याद रखते हैं उस तरीके से आपको याद रखना है कि घातों में किस तरीके से चलता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास कि 3 की पावर 7 है और अपॉन में 3 की पावर 4 है, तो ऊपर 7 है नीचे 4 है, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो कि 3 की पावर ऊपर 7 और ये 4 ऊपर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है। तो पहले आपने गुणा का देखा जिसमें आधार समान है और हम गुणा कर रहे थे, तो वो दोनों घातें जुड़ जाएगी। और अब देखा कि भाग, आधार समान है, हम भाग कर रहे हैं, तो ये आके घातें घट जाएगी। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो, ये ब्रैकेट लगा करके पावर हो, यानी कि एक्स की पावर एम कोई संख्या है और उसके बाहर
ब्रैकेट लगा करके उसके ऊपर कोई बाहर एक और कोई पावर हो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल कि 5 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 4 है, ठीक है। या फिर आप कोई सी भी संख्या देख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 5 और बाहर 3 है, इस तरीके से। तो इस तरीके की जब संख्या होगी तो ये जो m और n है ना, ये आपस में गुणा हो जाते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब है जब ये ब्रैकेट होगा तो ये गुणा हो जाएंगे, यानी कि x की पावर m इंटू n, दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगी। घातें जो है दोनों की वो गुणा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 की पावर आपके पास में 3 और ब्रैकेट के बाहर था 4, पूरे ब्रैकेट पे होल 4 था, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 12। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो इस तरीके से 2 की पावर 15। कुल मिला के अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो वो गुणा हो जाएगी, दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखा जब आधार समान है और घातें अलग अलग है तो वो घातें जुड़ रही है, जब गुणा का चिन्ह था। जब भाग का चिन्ह था तो वो घातें घट जाएगी। अब हमने देखा घात के ऊपर घात है तो वो दोनों आपस में गुणा हो जाएगी। अब ये देखिए घात के अपोन में घात है, यानी कि जैसे आपने कई बार देखा है कि जैसे ये लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2, इस तरीके से घात के बटा में कोई घात है भाग में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। कि कैसे? सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं ये जो बटा में 2 है ना, बटा में 2, इसको तो लिख सकते हैं अपोन में जो भी घात आएगी उसको तो अंडर रूट के यहाँ लगा करके यहाँ लिख देंगे। ये तो है √2, अगर यहाँ पे 3 होती तो यहाँ पे अंडर रूट लगा करके ये 3 लगाते, मतलब क्यूब रूट, वो होता घनमूल, ये इस तरीके से। और जो ये है क्यूब इस पूरे पे है, फिर ये अब केवल यहाँ पे एक घात रह जाएगी, ये क्यूब वाली, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि आपको स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े ये तीनों आपको याद करके आने हैं। तो आप याद होगा कि 4 का स्क्वायर होता है आपके पास में 16। ऑब्वियसली जब 4 का स्क्वायर 16 होता है तो दोनों में अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा वापस से 16 का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसलिए 16 का ये हम वर्गमूल कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास में 4 और ब्रैकेट के बाद उसके ऊपर पावर रहेगी 3, और इसको हम सोल्व करेंगे 64। इस तरीके से हमारे पास संख्या आ जाएगी। करना क्या है कि जब x की पावर m अपॉन n हो, तो जब बटे में कोई घात हो तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और उस पूरे पे बाहर m, ये घात उस पूरे पे लग जाएगी, ठीक है। 4 तरीके की चीज़ें देखी हमने, कैसे कैसे। सबसे पहले देखा कि जब इसमें आधार समान है और घातें अलग अलग हो, तब हम क्या करेंगे कि दोनों का, इन दोनों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो दोनों घातें जुड़ जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि आधार समान है, घातें भी अलग अलग है, लेकिन भाग का चिन्ह है, दोनों के बीच भाग का चिन्ह है, तो दोनों की घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घटने के बाद में नेक्स्ट हमने देखा ये, इसमें क्या है कि घात के ऊपर घात है, यहाँ पे एक घात, उसकी पावर में कोई घात है, तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे कि 2 की पावर 5 की पावर 3, इस तरीके से तो है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएगी, गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 3, और ये हो गया 15। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि घात के बटा में कोई घात है, घात के बटा में कोई घात है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, एक्स के अंडर रूट लगा के बाहर इसके बाहर ये संख्या और पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के वो ऊपर वाली घात, नीचे वाली घात तो यहाँ आ जाएगी और ऊपर वाली घात यहाँ रह जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि 27 की पावर, 27 की पावर हम ले सकते हैं, जैसे कि 27 की पावर 5/2, अगर हम इसको लें, या फिर हम लेते हैं कि 27 की पावर 5/3, 5/3 हम लेते हैं 27 की पावर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 27 के इस तरीके से घनमूल में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3, और बाहर इसके ऊपर पूरे ब्रैकेट पे आ जाएगी पावर 5। जब इस तरीके से आएगा, अब आपको पता है कि 27 का घनमूल क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 9 27, जब 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 का घनमूल होता है 3, इसलिए आपके पास इसका मान आ गया 3, और ये बाहर ब्रैकेट में इसकी पावर 5, ये आ गया आपके पास में, ठीक है। ये शायद 243 आएगा गुणा करने पे, जो भी आएगा 3 की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई घात आपके पास में नेगेटिव में हो, यानी कि जैसे आपके पास हो 5 की पावर -2, इस तरीके से कोई घात हो,
तो जब अभी मैंने बताया था कि नीचे वाली घात ऊपर आके माइनस हो जाती है, इसी तरीके से अगर ऊपर कोई माइनस की घात हो तो वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, यदि एक्स की पावर माइनस एन है तो उसको लिख सकते हैं 1/x की पावर एन, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2। ठीक है, या फिर आपके पास में इस तरीके से कोई घात है कि 1/2 की पावर -3, नीचे की तरफ 2 की पावर -3 है, तो ये ऊपर आकर के क्या हो जाएगी 2 की पावर 3। घात नीचे से ऊपर जाने पे प्लस की माइनस हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक्स की पावर -n हो तो नीचे जा करके एक्स की पावर n हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ भी है कि 2 की पावर -3 है तो ये नीचे जा करके 2 की पावर 3 हो जाएगी। घात ऊपर से नीचे जाने पे माइनस की या माइनस की हो तो प्लस की, चिन्ह बदल जाएगा घात का, बस ये ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे भी जा सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, हमें जैसा काटना है उस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि ए की पावर m और b की पावर m दो संख्या है जिनका आधार अलग अलग है और घातें समान है। आधार अलग अलग कैसे, जैसे मान लो दो संख्याएं आपको दी हुई है कि 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इस तरीके से दो अलग अलग संख्या है और इनका हमने किया गुणा। अब यहाँ पे आधार तो अलग अलग है, आधार में तो क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और घातों में क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। घात समान हो आधार अलग अलग हो, पहले हमने क्या किया था, पहले किया था कि आधार समान हो और घात अलग अलग हो। अब की बार तो क्या है, घातें तो दोनों में 3 आ रही है, घात तो 3 आ रही है लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे घात को कॉमन ले लेंगे पूरी एक साथ और नीचे वाला आधार एक साथ आ जाएगा। तो 4 × 5 और ये घात पूरी की पूरी पूरे पे घात लग जाएगी 3। ठीक है, इससे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे 4 × 5 की घात 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 × 5 की पावर 3। इस तरीके से दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है कि a की पावर m × b की पावर m, अगर ये दिया हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि a × b की पावर m। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, ये दोनों घातों में है, तो इस तरीके से यहाँ 5 तो पूरे पे आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2 × 3। ये इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 × 6 और 6 की पावर 5, इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं, इसको कि 20 की पावर 3। इस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। और 20 की पावर 3 को आगे आपको और सोल्व करना है तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब आपको पता है कि 8, और 0 का क्यूब क्या होता है 3 बार 0, ये आ जाएगा आपके पास में। आपने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, 2 × 10, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, यही किया है आपने। इसको जैसे अलग अलग कर सकते हैं वैसे ही किया है आपने। 20 को क्या लिखा 2 × 10, तो 2 × 10 तो 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो आ गया 8 और 10 का क्यूब हो गया 3 बार 0। ठीक है, इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले ऐसे बीच बीच में कैलकुलेशन में जैसे इस तरीके से कैलकुलेशन करने में काम आएंगे। आगे चलेंगे कि जैसे a की पावर m और a की पावर n हो, ये हमें बराबर दिया हुआ हो, क्या कि जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n, इस तरीके की कोई संख्या दी हुई हो जो आपस में बराबर हो। जब ये बराबर तभी होगा जब अगर आधार समान दिया हुआ है हमें, आधार दोनों का a देख लो, दोनों का आधार a दिया हुआ है, इस तरीके से यदि आधार समान दिया हुआ है तो ये तभी बराबर होगी जब यह घातें, ये जो इनकी घात है ये भी बराबर होगी। जैसे आपको दिया जाए कि जैसे आपको दिया जाए 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर x है, तो x का मान क्या है, इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो ये तभी होगा यदि आधार बराबर दिए हुए हो तो ये घातें भी बराबर होगी, यानी कि आपके पास में x बराबर 4 होगा। x का मान 4 होगा ही होगा। ये कब होगा, यदि आधार समान होगा तो घातें भी हमेशा समान ही होगी, यानी कि आधार समान है, a बराबर a है तो यहाँ पे आपके पास में m बराबर n होगा। इसका सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 3 की पावर आपके पास में दे दी, 3 की पावर 2x + 5 है बराबर 3 की पावर 3y - 2 है, तो x और y का मान निकालो। तो हम जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हम 2x + 5 को बराबर रख देंगे 3y - 2, मतलब इस तरीके से आपको ये घातें बराबर रखनी पड़ेगी, ये घात और ये घात हमेशा बराबर होगी। ये इस जगह ये फॉर्मूला काम आता है इस टाइप की क्वेश्चंस में। ठीक है, चलते आगे। यहाँ m और n दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब यही है कि आधार समान तो घातें समान। चलेंगे नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है कि एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये एक तरह से मैं आपको हर चीज़ के लिए बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 दी हुई है, मैंने पिछली क्लास में बताया, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर आपको दी हुई है 0, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो जाए चाहे कितनी छोटी संख्या हो जाए, अगर घात में 0 लग गया तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। चाहे आपको बोला जाए कि 1 की घात 0, चाहे आपको बोला जाए 10 की घात 0, और चाहे आपको बोला जाए 1,00,000 की घात 0, कितने भी 0 लगा लो, उस पूरे की घात अगर 0 लगा दी तो हमेशा इन सब का मान 1 ही आएगा। किसी की भी घात अगर 0 लग गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। वो एग्जाम्पल यहाँ से टिक बैठता है कि अगर घात किसी की 0 लग गई तो वो 1 ही आएगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो जाए। ठीक है, अर्थात किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यही ये बोल रहा है। चलते आगे। शून्य के आपके बहुत सारे नियम हैं कि शून्य कहाँ पे 0 हो जाता है, कहाँ पे अनंत हो जाता है, कहाँ पे 0 का भाग लग जाता है, कहाँ पे 0 का गुणा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको अलग से बता देता हूँ मैं कि कोई भी संख्या है उसको अगर 0 से गुणा भी करेंगे, ये तो क्या थी पावर, ये तो थी घात, एक्स की घात थी, एक्स यानी कोई भी संख्या की घात थी 0, तब तो हो रहा था 1। लेकिन अगर 0 को किसी से गुणा भी करेंगे, किसी भी संख्या से 0 को गुणा करेंगे तो उसका मान भी हो जाएगा 0। घात होगा तब तो आएगा 1, और गुणा होगा, जैसे कि मान लो आपने गुणा करा 5 को 0 से, तो इसका मान हो जाएगा 0। आपने गुणा करा जैसे मान लो 101 गुणा 0, इसका मान हो जाएगा 0। या आपको कोई बहुत बड़ा गुणा दे दिया जाए कि 51 गुणा 32 गुणा 37 गुणा 104 गुणा 0 गुणा 5। अब ये कितनी भी बड़ी संख्या है, गुणा कुछ भी हो, अगर इसमें बीच में अगर एक बार भी 0 से गुणा कर दिया आपने, 0 से गुणा कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से भोजन में चाहे एक बूंद जहर डालो चाहे पूरी शीशी डालो, कुछ भी डालो, वो पूरा जहरीला हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसमें एक बूंद भी कहीं पे भी 0 से गुणा हो गया, 0 से गुणा हो गया तो ये पूरा का मान आ जाएगा आपके पास 0। तो ये होता है 0 से गुणा का नियम। गुणा कहीं पे भी 0 होता है तो उसका मान आ जाएगा 0। चलते आगे। अगर 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे, 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे, जैसे कि 5 में हमने जोड़ा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मान रहेगा 5। 25 में 0 जोड़ा तो उसका मान भी आएगा 25, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने पे। घटाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई संख्या है जैसे कि 21 में से आपने घटाया 0, तो भी 21 ही रहेगी। 0 को जोड़ने और घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उल्टा घटाते हैं, मान लो ऐसे घटाते हैं कि 0 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। उल्टा घटाने पे ये फर्क पड़ेगा, लेकिन जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी भी संख्या में से 0 घटाने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 जोड़ना हो गया, 0 घटाना हो गया। अब 0 का भाग देना, अब वही कि अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए, भाग दिया जाए कैसे, कि जैसे आपने दिया आपने भाग दिया कौन सा, ये 20 में भाग दिया, जैसे 0 का, कलर सही नहीं है थोड़ा, आपने दिया जैसे 20 में भाग दिया 0 का। अगर 20 में 0 का भाग दिया तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इनफाइनाइट या अनिर्धारित रूप या अपरिभाषित संख्या। इसको आप बोल सकते हैं अपरिभाषित। आपको ये पता नहीं है कि इसका मान क्या आएगा, ये आपके पास में अभी तक परिभाषित नहीं है। इसका मान एक तरह से आप मान लो इसका मान आपको पता ही नहीं है, ये मान आप नहीं निकाल सकते। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे 0 नहीं होगा, ये तो आप सोच लो। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, अपरिभाषित। इसी तरीके से मान लो आपने दिया 35 में 0 का भाग दिया तो भी वो अपरिभाषित। आपने दिया मान लो कोई सी भी संख्या, 1 में भी अगर 0 का भाग दे रहे हो, 1 में भी 0 का भाग दे रहे हो तो भी वो होगा अपरिभाषित, और 0 में भी 0 का भाग दे रहे हो तो भी होगा वो अपरिभाषित। इस टाइप से कोई भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देते तो वो इस टाइप से आएगा। लेकिन 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो, 0 में आप दे रहे हो 5 का भाग, तो 5 0 से टकरा करके वो हो जाएगा 0। 0 में आप दे रहे हो 25 का भाग, तो वो हो जाएगा 0। 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो वो हो जाएगा 0। और यदि 0 किसी संख्या में भाग जा रहा है तो वो हो जाएगा अपरिभाषित या इनफाइनाइट। इस टाइप से आप कर सकते हो। ये आपने देख ही लिया कि किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1, किसी की घात में 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1, ये 0 है। किसी की घात में 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1,
जीरो किसी से गुणा हो तो हो जाएगा जीरो। ये आपको जीरो के काम की चीज़ हो गई कि कोई संख्या से गुणा हो तो वो हो जाएगा जीरो, और कोई संख्या अगर घात में जीरो हो तो वो हो जाएगा एक। जीरो में किसी का भाग देंगे तो वो रहेगा जीरो, और जीरो का भाग किसी में देंगे तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, और प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो के सारे सब तरीके के रूप आपको कंफ्यूज करते होंगे ये बचपन से अब तक कई बार जीरो से, कभी तो जीरो हो जाता है, कभी एक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो ये मैंने सारे एक जगह कर दिए। अब आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बोर्ड मास नियम। ये क्या कि जब आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, किस तरीके की, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आपको ये नियम नहीं पता तो ये क्वेश्चन तो होता है सिंपल सा, लेकिन आप इसका आंसर हमेशा गलत निकाल के आएंगे, क्योंकि आप बस उठा करके इसको करने लग जाएंगे। आपको पता है जोड़ बाकी गुणा भाग ही करना है, लेकिन ये नहीं पता कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। इसके लिए होता है ये नियम बोर्ड मास। बोर्ड मास कैसे, इसमें क्रम BODMAS, इसका पूरा एक क्रम होता है। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसे, आपने ब्रैकेट देखे होंगे, इस टाइप का ब्रैकेट, या इस टाइप का ब्रैकेट, या इस टाइप का ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, या बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है इसी क्रम में, बड़े, मझला और छोटा। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में आपके वो दिए जाएगा का, BO, ओ मतलब का, ऑफ का। जब आपके पास लिखा हुआ जाए 10 का 25% या इस टाइप से कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो वो का जब लिखा हुआ आता है तो उसको सोल्व किया जाता है, जो कि आपके पास जनरली नहीं आता। ये ज़्यादातर यही चीज़ दी हुई होती है, ठीक है। पर फिर भी क्रम ये है, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी संख्याएं हैं तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे का, इसको सोल्व करेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे डी मतलब डिवाइड, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना, ये रहा। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा, फिर हम करेंगे गुणा को सोल्व, फिर एडिशन मतलब जोड़, भाग, गुणा, और फिर आपको याद रखना है गुणा के बाद जोड़, गुणा के बाद बाकी नहीं आएगा, गुणा के बाद पहले आएगा जोड़, और सबसे आखिरी में आएगा सब्सट्रैक्शन यानी कि बाकी। ये आपको क्रम हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये अगर आपको ये क्रम याद होता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 + 4 - 12, ये देखो 5 + 4 - 12 भाग 3 ब्रैकेट 7 - 5। उस नियम के अनुसार आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, और ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इसको, तो आपके पास में आ जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट जहाँ पे आपको चिन्ह दिया हुआ है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, तो हम लगा देंगे यहाँ पे गुणा। अब ये हो गया गुणा का 2, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, 3 भाग 12 माइनस का प्लस का 4 और ये 5, बाकी सब चीज़ें सेम हो गई। अब दूसरी बात में, उसके बाद में क्या है, ऑफ, ऑफ हमारे पास में इसमें दिया हुआ नहीं है। अगली चीज़ है डिवाइड, हमें सोल्व करना है डिवाइड को, और डिवाइड है ये संख्या, आपको ये डिवाइड सोल्व करना है। अब इस डिवाइड को सोल्व करने के लिए 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, ये आ गया हमारे पास में 4, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, 4 × 2, यहाँ पे आएगा ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह, माइनस ऐसा कैसा आ गया, प्लस का 4 अपनी जगह और 5 अपनी जगह, ठीक है। अब आपको क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा को सोल्व करना है, तो 4 दूनी 8, इसको सोल्व करना है, और ये आपके पास में ये रहा, इसको सोल्व किया, ये आ गया आपके पास में 8, 8 के बाद में ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह, फिर प्लस का 4 अपनी जगह और प्लस का 5 अपनी जगह, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो अपने आप क्या होता है, प्लस का, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति खुद की तारीफ नहीं कर रहा, एक तरह से ये प्लस का चिन्ह है। सबसे पहले वाला जो संख्या है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का चिन्ह है, और अगर माइनस का होगा तो लिख करके देगा इसी। यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 5 है, सबसे बाद इसके गुणा के बाद में हमें जोड़ को हल करना है। अब जोड़ क्या है, प्लस का 5 और प्लस का 4, इसका मतलब हो गया प्लस का 9, प्लस का 9, और फिर आपके पास में माइनस का 8। अब आखिरी में बाकी कोई सोल्व करना है, और बचा भी यही है, तो 9 में से 8 गया तो 1। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले आपने बस ब्रैकेट को सोल्व किया, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट सोल्व किया, यहाँ अपनी जगह लिखा, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और ये माइनस ऐसा कैसा आपके साथ में चलता हुआ रहा है, ये भी ध्यान रखना है।
ये तो हो गया ये वाला। अब मान लो वो क्वेश्चन हो, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा। वो क्वेश्चन है 12 प्लस ब्रैकेट 3, सबसे बीच वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है। कैसे? इस वाले ब्रैकेट को, पहले ये ब्रैकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद में फिर ब्रैकेट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और फिर बाकी में पूरा करेंगे सोल्व। ठीक है। अब सबसे बीच वाले ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें ब्रैकेट के अंदर वही चिन्हों का क्रम वही रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भाग, तो 4 में 2 का भाग जाएगा, 4 में 2 का भाग जाएगा, तो आपके पास में क्या बचा? 2। 4 में 2 का भाग गया। अब चिन्ह इसके आगे क्या था? माइनस का। ये 4 में 2 का भाग गया और चिन्ह आता माइनस का। फिर आपके पास में बचा प्लस का 3, और फिर आपके पास में बचा 6। ये तो हो गया अंदर वाले ब्रैकेट की कहानी। और फिर इधर आपके पास में है 4 माइनस 2। कोई जल्दी नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 3, फिर ये ब्रैकेट 1, और आपके पास में 12 और प्लस। एक भी चिन्ह आपने इधर से उधर कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, और वो जरूर ऑप्शन में आपको दिखेगा। गलत ऑप्शन ऑप्शन में जरूर होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पहले जोड़। यहाँ पे जोड़ और बाकी दो चीज बची, तो हम पहले करेंगे जोड़, एडिशन। 6 और 3 9, और बचा माइनस का 2। ठीक है, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, वही 12 प्लस प्लस 4 माइनस 2। अब यहाँ 9 में से 2 गए तो 7। 7, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह, गुणा, और ये आपके पास बचा 3। ठीक है, ऐसा कैसे लिख देंगे? प्लस का 4 माइनस का 2, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 12। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे बाकी है। पहले हम क्या करेंगे? गुणा। गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 या 21 प्लस 4 माइनस 2, और यहाँ पे प्लस का 12। ठीक है, यहाँ आपके पास में 21 और 4 25। 25 में से ये 2 घटेंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर बस इतना ही बचा है, क्योंकि पहले ऐड होगा बाद में सब्सट्रैक्शन। 25 में से 2 गए 23, ब्रैकेट के अंदर 23 बचा, यहाँ माइनस, और ये 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा का चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे वैसे ही चिन्ह लग रहा है माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह ही रहेगा। यहाँ पे जहाँ चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा का चिन्ह लगाते, तो ये माइनस, और ये माइनस नहीं प्लस, प्लस का चिन्ह बच रहा है, तो ये प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, और ये आपके पास बचा 23। इसका मतलब हो गया आपके पास ये 35। इसका आंसर आ गया 35। करना क्या है? सबसे पहले बीच वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। बीच वाले के अंदर भी जाएंगे हम, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी। फिर ये ब्रैकेट खत्म हुआ तो फिर बाद वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। फिर बाहर वाला ब्रैकेट भी खत्म हुआ तो फिर ये हमारे पास में ये 12 प्लस, और इस ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी प्लस लग रहा है, तो हमें गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाया था। यहाँ पे 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो इसलिए गुणा का चिन्ह लगाया था। यहाँ पे पहले से प्लस का चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं। ये आपने बोडमास का नियम देखा, और ये आपने जीरो के नियम देखे, जीरो और बोडमास के नियम देखे। और इससे पहले हमने ये पूरे आपने ये देखे थे, इसके नियम, घातांक के नियम। अब घातांक के नियम देख लिया, बोडमास के नियम देख लिया। इस तरीके से अब हम आगे चलेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग तरीके से इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिर्फ कुछ तरीके पकड़ने, 3 से 4 इसमें एक फॉर्मेट होते हैं। अगर 3 से 4 आपने फॉर्मेट पकड़ ली तो क्वेश्चन उसी में ही घुमा घुमा के डीप जा करके वो क्वेश्चन वही बनते हैं। बस आपको वो तरीके पकड़ने। मैं यहाँ सिर्फ आपको तरीके बताऊंगा। क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हजारों क्वेश्चन बनते हैं। आपको सिर्फ ये तरीके पकड़ने हैं। कैसे? कि इकाई का अंक निकालना क्या है। इकाई का अंक आपको पता ही होगा कि जैसे ये है 2 3 4 5, इसमें ये है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, हजार। ये हमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ इकाई का अंक है 5। अब यहाँ तो हमने सीधे सीधे देख के बता दिया कि इकाई का अंक क्या है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। अब ये जब संख्या है, इसमें इकाई का अंक पूछा जाएगा आपसे, तो आपको क्या करना है कि इस संख्या में इकाई का अंक निकालने के लिए ये तो सीधे सीधे गुणा है,
अब आप देखेंगे कि इतना बड़ा गुणा, फिर इतना बड़ा गुणा, इतना बड़ा गुणा कर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक वही तो होगा जब इकाई को इकाई से गुणा करेंगे। यानी कि ये वाला इकाई का अंक, ये वाला इकाई का अंक, और ये वाला इकाई का अंक, और ये वाला इकाई का अंक, हमें सिर्फ इतना ही देखना है, इनको गुणा करना है, और आप आपस में गुणा करके जो भी आंसर आएगा वही इकाई का अंक होगा। कैसे? पूरा 847 देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है 7। फिर 3453 देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है इसका इकाई का अंक है 3। फिर 532 देखने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक है 2। इन तीनों का इकाई का अंक लिया, इनको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, यहाँ आपके पास में बना 7 या 21, इनका गुणा बना 21। अब जो गुणा बना उसमें भी आपको इकाई का अंक ही देखना है, पूरा नहीं देखना, सिर्फ 21। और इसको करना है अगली वाली से गुणा, यहाँ पे 2 एकम 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे इकाई का अंक आएगा 2। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए कि आपने इनका तीनों का इकाई का अंक लिया, उनको गुणा किया। गुणा किया, आप चाहते तो इस तरीके से भी गुणा कर सकते कि 3 दूनी 6 और 6 सत्ते, फिर 6 सत्ते 42, इन पूरे का 42, और फिर भी आखिरी में आता है आपके पास में 2। चाहे इस तरीके से करो, लेकिन आप इस तरीके से भी करोगे कि 7 या 21, फिर 21 को पूरा 2 से, मतलब यहाँ तो छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी, मान लो 21 की जगह यहाँ पे 421 आता, तो 421 को भी पूरा 2 से गुणा करने की जगह सिर्फ इकाई को, बाकी सारे छोड़ते हुए चलने हमें। 2.5 सैकड़ा के जितने भी आए सब बाद में भी आते, गुणा होने के बाद में भी, तो उनको भी छोड़ते हुए चलना है, सिर्फ इकाई को पकड़ के चलना है। इकाई में यहाँ बच गया 1, तो 1 को फिर आगे 2 से गुणा करेंगे। गुणा सारी संख्याएं हो जानी चाहिए, बस सारी संख्याएं हो जानी चाहिए, और करनी है सिर्फ इकाई को। तो 2 एकम 2, 1 इंटू 2 बराबर 2। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम वही इकाई का अंक देखेंगे कि 5, 7 और 3। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 3। आपने कर लिया होगा अब तक ये रफ कॉपी में, अगर आपने ये समझ में आ गया तो अगला वाला भी आप रफ कॉपी में कर सकते हैं खुद। मैं बताता हूँ कैसे। आप ये देखेंगे कि 7 तिया 21। ठीक है, फिर वही 2 को छोड़ दो, आपको फिर इसमें इकाई का पकड़ना है और इसको इससे गुणा कर देना है। 5 एकम 5। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। कैसे? दूसरा तरीका है, किसी किधर भी तरफ से किसी को भी कैसे भी गुणा करो, आपको करना सिर्फ सारे अंकों को गुणा करना है और केवल इकाई को लेते हुए चलना है। अगर 5 को 7 से करा तो 5 सत्ते 35, 35 में फिर वही 1 को पकड़ा इधर वाले को और इसको करा इससे गुणा, तो 5 दिया 15, 15, 15 में भी आपको सिर्फ पूरे 15 से मतलब नहीं, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो ये 5। आंसर ले दे करके आखिर में 5 ही आएगा, आपको गुणा नहीं चाहिए, आपको इकाई का अंक चाहिए, और सिर्फ इकाई का अंक पता करने के लिए आपको सारी इकाइयों के अंक को ही साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, ये हुआ जब हमें सीधी सीधी संख्या दी हुई हो। सीधी सीधी संख्या दी हुई हो तो हमें गुणा करके और ऐसे सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करके हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। उसके बाद में जब हमें घात में दिया हुआ हो, कैसे? ये क्वेश्चन रहा, जब इस तरीके से घात में हमारे पास में मान दिए हुए हो तो हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ी बड़ी घात है कि 35 की घात 64, 51 की घात 22, 43 की घात 61, इस तरीके की संख्याओं में आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आपको भी दिख रहा है कि इस तरीके का घात तो आप निकाल सकते हो नहीं, ये इतनी बार घातों में गुणा करना, ये तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा इतने बड़ा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक होती होगी। इसमें ट्रिक क्या है, जब ऐसे बड़ी बड़ी घातें आ जाए आपको कुछ भी नहीं करना, घात में दे देना है 4 का भाग, कोई सी भी घात हो 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग दोगे, जितनी बार गया जाने दो, पूरा ऐसे नहीं पॉइंटों में नहीं, जितनी बार गया जाने दो, जो बच गया 4 के भाग दोगे तो या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा, या पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 1 बचा, देखो जैसे यहाँ पे हमने 4 का भाग दिया 22 में, 22 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 4 पंजे 20, 20 तो गए पूरा, और हमारे पास 22 है तो 2 बच गए, तो हमारे पास क्या बचा है 51 की घात 2। जो पूरा जा रहा है उनको तो जाने दो, बच रहा है उनको साथ में लेते हुए चलो। या हम 4 का भाग देंगे तो 60 में हमारे पास चल जाएगा पूरा पूरा, 15 चौक 60, और आपके पास बचा केवल एक बचा, यानी कि 61 की घात 1। जो गया ना 4 का भाग उसको तो जाने दो, सिर्फ इनको पकड़ो जो बच गया। यहाँ पे भी हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा, पूरा पूरा भाग चल जाएगा, जिसमें पूरा पूरा भाग गया ना, मान लो पूरा ही गया तो इसको 0 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4। पूरा पूरा भाग गया तो हम इसको 4 लिखेंगे, 35 की घात 4, क्योंकि किसी की घात 0 लिख देंगे तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, तो उससे हमारे पास आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए हम पिछली वाली घात ले लेंगे, जस्ट पिछली वाली हमारे पास 4 बची है, तो इसकी घात 4, इसकी घात 2, इसकी घात 1। अब इसमें भी
ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा कम हो करके। इसमें भी आपको क्या करना है, इकाई का अंक ही तो पता करना है, तो पूरे को गुणा करने की जगह आपको सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करना है। कैसे? आप इसको भी भूल जाओ कि इतनी बड़ी संख्या है, आपको इसको भी कन्वर्ट करके क्या लिख देना है, ये जो 35 की घात 4 है ना, इसको 5 की घात ही 4 लिख दो बस। सिर्फ और सिर्फ 5 की घात 4, आपको सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए, वही चिड़िया की आँख की तरह आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए भाई 5 की घात 4 है, यहाँ 1 की घात 2 है और यहाँ 1 की घात 1 है। सिर्फ इतना सा अगर आपको दिखेगा, अब तो ये क्वेश्चन आपको बहुत चुटकियों में दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा कि ओ ये तो हम यूँ ही कर लेंगे। 61 नहीं, यहाँ पे था 43, सॉरी ये था 43। 43 की घात 1 थी, तो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या बचा, 3 की घात 1। ठीक है, अब चिड़िया की आँख की तरह आपने देखा कि सिर्फ 5, 1 और 3, ये तीन ही अक्षर दिखे आपको, तो ये बचा। इसको तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। 5 की घात 4 है, तो आप कुछ भी करोगे 5 की कितनी भी घात कर लो आप, आखिर में आएगा 5 ही। 5, 25, 125, 625, 31, 25, आखिर में 5 की कितनी भी घात करते जाओ, आखिर में आपके पास 5 ही आता है। तो 5 की घात 4 का मान भी आपके पास आएगा 5। 1 की घात कितनी भी कर लो, उसमें आखिर में आएगा 1। और 3 की घात 1 का मतलब हुआ 3, 3 एकम 3। ये लो और आसान हो गया। अब तो क्या करना है, गुणा करना है। 5 एकम 5 और 5 दिए 15, ये हो गया 15। 15 ये गुणा करा है अपने अभी तक। आपको क्या चाहिए, सिर्फ इकाई का अंक, और सिर्फ इकाई का अंक क्या है, ये 5। ठीक है, ये क्या किया आपने, आपके पास जब भी घात में कोई संख्या है तो आपको इसमें 4 का भाग देना है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि 4 का भाग देना है। 4 का भाग अगर देते हो, पूरा जाता है, पूरा जाता है तो आपके आपके पास घात क्या बचेगी, 4। और पूरा नहीं जाता तो जो भी बचा आपके पास वो बचेगा आपके पास शेषफल। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, इससे ज़्यादा कोई घात नहीं बचेगी। अगर 4 का आप घात में भाग दे रहे हो तो 4 के भाग में या तो 1, 2, 3 बचेगा, और पूरा चल जाए तो आपको 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 4 का भाग दिया 4 बचा, वो पूरा चला गया तो आपने 4 लिख दिया। यहाँ पे 2 बचा 2 लिख दिया, 1 बचा 1 लिख दिया। फिर आपने सिर्फ इकाई के अंक को उठाया, इकाई के अंक को उठा करके ये किया, और आखिर में गुणा करके ये आ गया इकाई का अंक 5। ठीक है, इसमें ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। और थोड़ा सिंपल कैसे कर देता हूँ, एक रूल आपको बता देता हूँ। ये रूल क्या बोलता है, यदि 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंक में हो, क्या 0, 1, 5 और 6 ये चारों अंक अगर इकाई के अंक में हो तो इनकी कितनी भी घात हो, इनकी घात कितनी भी लगा दो, आखिर में अंक यही रहेंगे। जैसे 0, 1, 5 और 6 की कितनी भी घातें हो, 0 की घात जैसे मान लो आपने यहाँ 10 की घात 20 लगा दी, कुछ भी घात लगा दी, आखिर में आपके पास इकाई का अंक यहाँ पे 0 ही बचने वाला है। यहाँ 5 की घात 4 थी आपके पास पिछले क्वेश्चन में, 5 की घात 4 थी, आपके पास इकाई का अंक 5 ही बचा। इसी तरीके से 1 की कितनी भी घात लगा दो, 1 की घात भले 210 लगा दो, आपके पास इकाई का अंक 1 ही बचेगा। तो यही बोल रहा है, ये 0, 1, 5 और 6 इन चारों में कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक हमेशा यही संख्या रहती है। तो इससे ये क्वेश्चन आपके पास और आसान बन गया। यहाँ 5 है, 5 की घात 4 है, 5 की घात कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक आपके पास क्या बचेगा आखिर में, 5। ठीक है, 1 की घात कुछ भी हो आपके पास, इकाई का अंक क्या बचेगा, 1। और यहाँ 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 है तो आपको सीधे सीधे पता है कि 1, 43। 3 की घात 1 वही चिड़िया की आँख की तरह सिर्फ इकाई का अंक दिखना चाहिए। तो 3 की घात 1 का मतलब 3, और 5 दिए 15, 15 एकम 15, और आखिर में आपके पास में 15 यहाँ यहीं आ गया, और ये इकाई का अंक बच गया 5। वही, इतना आगे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको ये पता होता कि 5 और 1 और 0 और 6 इन चारों में घात कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक हमेशा यही रहने वाला है। तो ये काम का रूल है। इसके अलावा 4 और 9 यदि इनकी घात सम हो तो इकाई का अंक क्रमशः 6 और 1 होंगे। यानी कि 4 है, इसकी घात अगर सम है तब तो आपके पास में इकाई का अंक क्या होगा, 6। और अगर 4 की घात विषम है तो यहाँ पे घात तो यही रहने वाला है, कहाँ है। और यदि इनकी घात विषम हो तो आपके पास में ये घात, ये 4 की घात विषम हो तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 ही रहने वाला है। इसी तरीके से अगर 6 की घात सम हो, 6 की घात अगर सम हो तो 6 की घात 9 की, सॉरी
9 की घात अगर सम हो, सम मतलब जैसे 2 हो 4 हो कुछ भी हो, तब आपके पास में इकाई का अंक क्या आने वाला है 1। और 9 की घात अगर विषम हो, जैसे 9 के क्यूब हो, तो आपके पास में यही रहने वाला है। तो ये भी एक को बहुत काम का रूल होगा, इसको भी आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता है कि 4 और 9 की घात विषम है, तो भी उसके मान वही रहेगा। 4 और 9 की घात विषम मतलब 1 3 5 7 9 कुछ भी हो उनकी घात में, तो उसका मान क्या रहेगा, वही रहेगा। और अगर सम हो, तो 4 की घात सम हो तो आपके पास में 6 आंसर आ जाएगा, और 9 की घात सम हो तो 1 आंसर आ जाएगा। ये देख लो आप, 6 अंक तो आपने यही सोल्व कर लिए। बाकी के जो अंक है उनका आप पावर निकाल करके स्क्वायर या क्यूब या जो भी आपके पास आ रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपके पास इकाई का अंक निकालने का तरीका। कैसे? या तो सीधे सीधे गुणा करके, या आपके पास में पावर का दिया हुआ है मान, तो पावर में आप 4 का भाग दे करके। और पावर में 4 का भाग देने में भी आपके पास में और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता दी है थोड़े से, बिल्कुल ये भी आपको पता है तो पावर में 4 की पावर को भी सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको सीधे से पता होगा कि इसकी पावर 4 दी हुई है, तो उसका मान वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है, ये हुआ, ये आप लिख लेना एक बार। अब इकाई के अंक के अलावा, इकाई के अंक के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, उसके अलावा थोड़े से इसमें और घुमा करके पूछ लेता है आपसे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? और स्थानीय मान के साथ में आपसे पूछता है ये जातीय मान। तो ये स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, इसको हम समझेंगे। स्थानीय मान की डेफिनेशन तो आप देख लो कि जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जो अंक जिस स्थान पर होता है उस स्थान का मान, उस स्थान का मान स्थानीय मान होता है। जो अंक जिस स्थान पर होता है उस स्थान का मान स्थानीय मान होता है। और जातीय मान क्या होता है? अंक का स्वयं का मान, अंक का स्वयं का मान जातीय मान होता है। आपको डेफिनेशन में नहीं उलझना, आप सीधे से क्वेश्चन में समझो। क्वेश्चन में कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये 2 4 5 2 3 7, एक एग्जाम्पल है ये वाला 2 4 5 2 3 7। इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान क्या है, मैं आपको सीधे से अलग से बताता हूँ। ये 3 4 5 2 3 7, 3 4 5 2 3 7। अगर ये पूछे जाए और आपसे पूछ लिया जाए इनके स्थानीय मान, स्थानीय मान कैसे? जो जिस स्थान पे 7 का है इकाई के अंक पे, तो 7 का स्थानीय मान क्या है? 7। ठीक है, 7 का तो स्थानीय मान इकाई के अंक पे तो 7 है। लेकिन 3 क्या है? दहाई पे, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये 10,000। इस टाइप से आपको पता ही संख्या बढ़ती जाती थी। 7 तो 7 रहेगा, लेकिन 3 क्या हो जाएगा? 3, और उसके साथ 3 के साथ में क्या होगा? 3 और एक जीरो, ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। 3 दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ही 3 को लिखना है और बाकी उसमें जीरो लगा देने। 2 क्या है? 2 तीसरे नंबर पे, तो 2 आपको तीसरे नंबर पे लिखना है और उसके आगे उतने ही जीरो लगा देने। ये हो गया 2 का स्थानीय मान। आपसे पूछे 3 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको लिखना है 4, और बाकी कितने? 1 2 3 4, इतने आप जीरो लगा दो। ये हो गया 4 का स्थानीय मान। जो जिस स्थान पर है उसके स्थान पे उसको लिखो और बाकी बचे हुए आपको जीरो लगा देने। सिंपल सा ये स्थानीय मान है कि जो जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसको उसी स्थान पर रखना है और बाकी संख्याओं को हटा के बाकी संख्याओं की जगह जीरो रख देना है। जैसे इस वाले 3 का आपसे पूछा जाए कि इस वाले 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने ये 3 लिखा। इसका स्थानीय मान ये 1 1 2 3 4 5, इसके बाद में 5 संख्याएं और थी, तो आप यहाँ पे 5 जीरो लगा दो। ये है 3 का स्थानीय मान। अब हमसे पूछा जाए जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जिस अंक का जो मान है वही उसका जातीय मान है। यानी कि 3 का मान अगर 3 है तो वही उसका जातीय मान 3 है। आपसे पूछा जाए कि 2 का जातीय मान क्या है, 2 का जातीय मान है 2। आपसे पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान है आपके पास में 4। आपसे पूछा जाए 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान है 5। अंक का जो मान होता है खुद का वही उसका जातीय मान होता है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्थानीय मान में आपको सोचने की जरूरत है, जो जिस स्थान पर बैठा हुआ है, जिस स्थान पर बैठा है उसको उस स्थान पर रख के बाकी के आपको जीरो लगाने। ये है आपका स्थानीय मान। क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है,
5 के नहीं तो आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आ जाए कि दो के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। जब आपको ये निकालना है तो 2 का आपको पता है स्थानीय मान क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 और उसके आगे 2 जीरो, ये तो हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान आपको पता है कि जो खुद होती है वो संख्या वही उसका जातीय मान होता है। इन दोनों का अंतर क्या है, 198। ठीक है, अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या तो आपके पास में स्थानीय मान है, ये रहा। यहाँ जैसे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, ये 5 उसके आगे 3 जीरो, ये 5 का स्थानीय मान, ये 4 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो ये तो होता है स्थानीय मान। और ये आपको क्लियर हो गया, ये होता है जातीय मान। 2 का जातीय मान 2 ही है, 5 का जातीय मान 5 ही है। लेकिन जब संख्या पॉइंटों में आ जाए तो, पॉइंटों में आ जाए तो भी जातीय मान तो हमेशा वही रहेगा जैसा कि हम देख रहे हैं, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान आपके पास में चेंज हो जाते हैं। कैसे कि पॉइंट से जब इधर जाते जाते, पॉइंट से जितना इधर जाते जाएंगे उतनी 10 की पावर में माइनस लगता जाएगा। पॉइंट के जस्ट इधर वाले में क्या होगा, 10 की पावर -1, दिख नहीं रहा पेन, या पॉइंट 2 का मतलब क्या है, 10 की घात -1। दूसरी संख्या पे जाएंगे तो 10 की घात -2, तीसरे नंबर पे जाएंगे तो 10 की घात -3। कैसे, पॉइंट 2 कब आएगा आपके पास में, पॉइंट 2 का मान क्या होएगा कि 2/10, यही तो होता है पॉइंट 2 का मान। 0.2 का मान क्या हुआ, 2/10। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की घात -1, यही तो लिख सकते हैं। 10 को ऊपर, 10 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। मान लो आपके पास 0.08 ये कोई संख्या है, तो इसमें क्या कर लिखेंगे हम, 8 बटा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते नीचे 2 जीरो लग जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। अब 2 जीरो लगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 की घात 2, और ये जब 8 नीचे 10 की घात 2 है तो ऊपर आकर के हो जाएगा 8 इंटू 10 की घात -2, हो गया। इसी तरीके से हम जब 9 को लिखेंगे तो 0.009, इसको हम लिखेंगे तो 9 बटा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगी, इसको ये लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की घात -3। इसका हमने सीधे सीधे पहले ही बता दिया कि पॉइंट के बाद अगर पहले नंबर पे कोई संख्या है तो उसको गुणा करना है 10 की घात -1 से, दूसरे नंबर पे कोई संख्या है तो 10 की घात -2 से, तीसरे नंबर पे कोई संख्या है तो उसको 10 की घात -3 से, इनसे गुणा करना है। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा, और 10 की घात -1 से, 10 की घात -2 से, और ये 10 की घात -3 से। जितनी आगे जाती जाएगी उतनी 10 की घात माइनस बढ़ती जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के लिए। तो इनका जाति, ये स्थानीय मान बता रहा हूँ मैं आपको, स्थानीय मान। आपसे पूछा जाए कि इस 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान है आपके पास में 2 इंटू 10 की घात -1। 8 का स्थानीय मान क्या है पूछा जाए तो 8 इंटू 10 की घात -2, सीधे से बताना डायरेक्ट। और 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 इंटू 10 की घात -3, ये स्थानीय मान हो गया। अब ये हमारे पास में स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई का अंक, 3 तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पास में खत्म हो गए। क्या क्या, स्थानीय मान हमने देखा, जातीय मान हमने देखा और इकाई का अंक। इसके अलावा हमने बोर्ड मास का रूल देखा, उसके अलावा हमने देखा कि जीरो को किस तरीके से गुणा भाग किया जा सकता है, और उसके बाद देखा हमने सबसे पहले नियम। ठीक है, अब देखते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या मतलब आपके पास में एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई संख्या है ये 15 गुणा 25 गुणा 8, इसमें कितने शून्य होंगे। पहले तो हमसे पूछ रहा था कि कितने इकाई के अंक होंगे, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने इसमें शून्य होंगे। जब शून्य पूछे जाए तो उसके अलग नियम चलते हैं। ये संख्या आ गई 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 50, इसमें कितने शून्य होंगे, ये आपके पास पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन। 16 की घात 20, 25 की घात 5, 115 की घात 10, इसमें कितने शून्य होंगे। इस टाइप की कोई संख्या दी हुई हो, या फिर आपके पास में ये फैक्टोरियल, या फिर ये ऐसे गुणा 1 से लेकर के 100 तक के कोई गुणा है, उसमें कितने शून्य होंगे। तो इन शून्यों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए आपके पास में एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि शून्य, हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा देखा था कि शून्य उतने ही होंगे जितने उसके टुकड़े करने पे, गुणनखंड करने पे जितने 2 गुणा 5 बनेंगे। 2 इंटू 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस संख्या में शून्य होंगे। कैसे,
क्वेश्चन से बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50, इसमें कितने शून्य होंगे? कितने होंगे? सबसे पहली बात तो आपको जितने दिख रहे हैं उतने तो होंगे ही होंगे। एक दिख रहा, 2 3 4 5, तो 5 तो आपको सीधे सीधे दिख गए। उसके अलावा इसमें देखो कि 2 गुना 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1, 20 में आपके पास में 2 की पावर 1, फिर आपके पास में 30 में 3 की पावर 1, फिर आपके पास 40 में, 40 का मतलब है 2 इंटू 2, 10 तो हटाई थी हमने, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, और फिर 50 में क्या है हमारे पास में 5 की पावर 1, और हमने 10 की पावर 5 तो निकाल ही लिया अलग से, 5 जीरो तो अलग से कर लिया साइड में। अब आपको ये दिख रहा है कि 2 की पावर 1 ये रही, 2 की पावर 2 ये रही, और 5 की पावर 1 ये रही, तो आपके पास बन गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 10 की पावर 5। इस तरीके से हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि 2 इंटू 5 के कितने जोड़े बनेंगे? उतने ही जोड़े बनेंगे जितने 2 और 5 दोनों बराबर संख्याओं में होंगे। यहाँ 2 तो 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन 5 इसमें एक ही बार है, 5 एक ही बार है, इसलिए इधर से एक बार 5 आ रहा है, तो इधर से हमको केवल एक ही बार 2 चाहिए। भले ही यहाँ पे 100 बार होना चाहिए, भले यहाँ पे 100 हो 200 हो कितने भी हो, हमें चाहिए कितना? एक ही। एक ही हमारे पास 2 इंटू 5 का जोड़ा बन रहा है, और 2 इंटू 5 का मतलब होता है आपको पता है कि 10, एक बार 2 इंटू 5 का जोड़ा बन गया, तो एक 10 यहाँ से आ गया और 5 10 ये पहले से दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें कितने शून्य होंगे? 6। समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो इसमें पहले से दिए हुए हैं। फिर आपको देखना है 2 इंटू 5 के इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 इंटू 5 के इसमें एक ही जोड़ा बनेगा, इसमें एक बार 2 है ये रहा, और एक बार 5 ये रहा, 5 इसमें एक ही बार है। अगर 5 ज़्यादा होता 2 कम होता तो हम 2 को देख लेते कि 2 कौन से जो भी कम होगा उनको देखेंगे कि कितने टोटल कितने बन रहे। एक बार 5 है तो एक ही बार 2 ले लिया, तो 2 इंटू 5 का एक जोड़ा बन गया, तो इसलिए 1 10 इससे बन जाएगा। इसलिए आपके पास में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 5 तो ये रही, और छठी इसको और इसको, 2 इस 2 को और इस 5 को, इनको अलग से लेने पे 2 इंटू 5 को लेने से भी एक और जीरो बन जाएगा, तो आपके पास शून्य की संख्या हो गई 6। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होगा, सीधे सीधे गुणा करके देखना है। गुणा करने के साथ में आपको देखना है 2 इंटू 5 के कितने जोड़े हैं। 2 इंटू 5 के जितने जोड़े आप देखो ये अगले क्वेश्चन में, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 3 15। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। फिर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देखो 2 कितनी बार है, 2 1 2 3, 3 बार 2 है, और 5 कितनी बार है, 5 1 2 और 3, 5 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, यानी कि 5 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। बाकी उसमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 इंटू 2 देखना है। दोनों 3 3 बार है, इसलिए आपको पता है 2 इंटू 5 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। यानी कि इसमें 2 इंटू 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि इसमें 3 बार शून्य होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 शून्य। दो इंटू 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 3। जितने 2 इंटू 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही उसमें शून्य होंगे। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता तो आप इसको इस तरीके से सोल्व नहीं कर पाते, वहाँ पे एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी संख्या आती है। तो बड़ी बड़ी संख्या को शॉर्ट में करने का सिर्फ ये तरीका होता है कि 2 इंटू 5 के कितने जोड़े बनेंगे। अगर आपने ये देख लिया तो आप सीधे से उसमें बता सकते हैं कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी है। आगे समझ में, चलते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई संख्या आ गई, इस तरीके से कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये ऐसे जाकर के 100, ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग था। या तो आपको सीधे सीधे कोई संख्याएं थी, उनके गुणा में कोई चीज़ थी, उसमें से आपको निकालना था। छोटा सा मतलब लिमिटेड संख्या थी, उनका आपको 2 और 5 के टुकड़े देखने थे। 2 5 के टुकड़े देखे, 2 इंटू 5 के जितने जोड़े बने उतने जीरो। यहाँ पे आपके पास में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, 100 तक। 100 तक गुणा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 100। ये जो चिन्ह है उल्टा आई जो बना हुआ है ये वाला, ये जाके नीचे ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इस 100 के आगे फैक्टोरियल लगा दिया, 100 के आगे ये फैक्टोरियल लगा दिया, इसका मतलब है कि 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 और ऐसे जाते 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 1 तक, ये होता है इस फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 100 99 98 जाते जाते 1 तक। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे जाते जाते 100 तक में कितने शून्य होंगे। चाहे तो आपके पास में सीधे ये भी लिख के दे सकता था कि 100 आगे फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य होंगे।
इस तरीके से आपको जब शून्य निकालने तो आपको क्या करना है, देखना वही था 2 × 5 की जोड़े, लेकिन यहाँ तो ये सब गुणा में, इतनी बड़ी संख्या गुणा में, तो आप क्या करोगे 100 में, जहाँ तक की संख्या दी हुई है, जैसे 100 तक की दी हुई है, 100 में आपको क्या करना है, एक बार तो 2 का, और 100 में एक बार आपको 5 का भाग दिए जाना है। कितनी बार जा रहा है देते जाओ, मतलब पॉइंटों में नहीं देना, आधा अधूरा, जितनी बार भाग दे रहे हैं संख्या जो आएगी उसमें फिर भाग दो, फिर संख्या जो आएगी फिर भाग दो, तब तक देना है जब तक वो संख्या इससे छोटी नहीं बच जाए। मतलब अंत में ऐसा चल जाए कि भाई भाग दिया ही नहीं जा सकता। जैसे 2 का भाग दिया 100 में तो ये आया आपके पास 50, फिर आपने 2 का भाग दिया 50 में तो ये आया आपके पास 25 बार गया, 25 बार 2 का भाग गया। अब 2 का भाग आप दोगे 25 में, 25 में भाग दोगे तो 25 में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी बार जा रहा है उतनी में दो। कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है तो 24 आ जाएगा। आप छोड़ दो, आगे मत सोचो कि भाई हाँ कि 25 बार नहीं जा रहा, 12 बार तो जा रहा है तो 12 बार दो, फिर आप आगे और दो। 2 का भाग 12 में कितने 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में कितने गया 3 बार, फिर 2 का भाग 3 में, पूरा पूरा नहीं जा रहा लेकिन जितनी बार जा रहा है उतनी बार दो। ये गुणनखंड नहीं कर रहे हम, कर रहे गुणनखंड की तरह लेकिन गुणनखंड नहीं कर रहे। हमें चाहिए इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, इन सब के टोटल से हमें हमारे पास में क्या आएगा कि इसके अंदर इतनी बार दो है, इतनी संख्या है इसमें इतनी बार दो आएगा। अगर इनको खोलेंगे ना गुणनखंड करेंगे तो इतनी बार दो आएगा। ये मान आ गया हमारे पास में, कैसे 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, इतनी बार इसके अंदर 2 के मान है। ये हमारे पास सीधे सीधे आ गया, कैसे इस तरीके से, बस आपको भाग देते जाना है। ठीक है, ये आ गया 50 25 75 85, ये 97। इसी तरीके से अगर हम इसमें 100 में 5 का देंगे, 5 का देंगे तो 5 का चला जाएगा, 5 20 बार जाएगा, फिर हम 5 का देंगे, 5 चौक 20, और अब आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक दिया काफ़ी है। अब इसमें देखो कि 5 कितनी बार है इसमें, 5 इसमें 20 + 4, 20 + 4, तो 5 का मान है इसमें 24 बार, और 2 का मान है 97 बार। क्या समझ में आया? इसका मतलब इसके अंदर 2 की तो पावर है 97 बार, और 5 की पावर है 24 बार। ठीक है, और आपको क्या पता करना था, यही पता करना था कि 2 × 5 के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 × 5 के आपको दिख रहा है 297 बार है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो भले 2000 बार हो, कोई मतलब नहीं। कम से कम जोड़े कितने बन रहे हैं, जोड़े उतने बनेंगे जितने 5 होंगे। तो 5 यहाँ पे 24 है, तो 2 भी आपको 24 बार ले लेना है। तो ये 24 बार लेने पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 24 शून्य। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आपके पास में किसी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चनों के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। या फैक्टोरियल 100 नहीं होकर के फैक्टोरियल 50 हो सकता है। 1 से लेकर के आपको 50 तक संख्याएं दे दी जाएगी, करना आपको वही पड़ेगा, 2 और 5 का भाग देना है। 50 में वही आप जैसे 50 दी थी, तो 50 के अंदर आप पहले एक बार 2 का दोगे, 2 का वही 25, फिर 2 का दिया तो 12, फिर 2 का दिया तो 6, फिर 2 का दिया तो 3, और 2 का दिया तो 1। इन सबको जोड़ोगे ऐसे, फिर 50 में आप 5 का दोगे तो 5 का 10 बार, फिर 5 का 2 बार, बस। तो 10 और 2 12, तो ये 12 और ये जो भी आ रहा है जितने भी जुड़ेंगे, आखिर में आपके पास 2 × 5 के 12 जोड़े बनेंगे, और ये आएगा, इसमें 12 शून्यों की संख्या होगी। करना आपको इसी तरीके से पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन ही आपके पास फॉर्मूला है, ये समझ लो। इस क्वेश्चन को देख के इसका सॉल्यूशन देखोगे तो यही आपके एक फॉर्मूले की तरह आपको याद रह जाएगा कि क्या करना है, कि 2 का और 5 का गुणनखंड की तरह से आपको करते हुए चलना है। जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार देते हुए चलना है, जब तक कि कोई छोटी संख्या उस संख्या से छोटी संख्या नहीं बची। जैसे 5 से छोटी संख्या 4 बची है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 24 शून्य, इस टाइप की क्वेश्चन का करने का। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये थोड़ा सा, ये 16 की पावर 20 इंटू 25 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 10 में शून्यों की संख्या कितनी है? कितनी है वो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। 16 मतलब क्या हुआ, 16 मतलब हुआ 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 करेंगे अगर, 2 की पावर 4, तो 16 आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4, और उसकी पावर है आपके पास में 20। ठीक है, ऐसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और यहाँ पे बाहर क्या है 5। ठीक है, ऐसे 15 को क्या लिख सकते हैं,
15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और इसकी पावर 10। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास ये हो गया 2 की पावर, ये अभी मैंने बताया था आपको घातांक के नियमों में, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो तो ये हो जाएगी गुणा। 2 की पावर हो गई 80। फिर यहाँ पे आपने देखा 5 की पावर हो गई यहाँ पे आपके पास में 10। फिर यहाँ पे आपने देखा 3 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 5 से मतलब है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 5 की पावर यहाँ पे आपके पास में 10, ठीक है। अब 5 की पावर 10 और 5 की पावर 10 आधार समान घाते जुड़ जाएगी, तो आपके पास 5 की पावर या 10 और 10 कितनी हो गई 20। 5 की पावर 20 है, 2 की पावर 80 है, ज़्यादा कितनी हो कोई मतलब नहीं है, कम से कम कितने जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे 20 है तो यहाँ से भी 20 ले लेंगे, इसलिए हमारे पास में कितने 20। इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी 20 शून्य, ये हमें लेते हुए चलना है। तो शून्यों की संख्या आ गई आपके पास में 20। आ रहा है समझ में, है ना शानदार क्वेश्चन। इसी तरीके से अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट बचा है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी कि जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है 4 × 3 × 2 × 1। जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब था 100 से लेके 1 तक, उल्टा गुणा करते हुए आना है आपको 1 तक। अब ये जैसे 1 से लेकर के 5 तक अगर फैक्टोरियल है और इनको गुणा करना है और इकाई का अंक पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कहीं तक की भी संख्याएं दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है सिर्फ इकाई का अंक। इसमें क्या करना है, आपको पता है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो क्या है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 × 2 × 1। और फैक्टोरियल 5 देखो आप, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और अगर हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, यानी कि आपके पास इसका गुणा आएगा 120। उससे पहले वाली इसका 6 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 24 आएगा। कुछ भी कर लो, आपके पास में यहाँ पे गुणा करते करते आखिरी में जो फैक्टोरियल 5 आया, फैक्टोरियल 5 में आ गया आपके पास में 120। यानी कि यहाँ पे जब आया इन सबका मान कुछ भी आया, यहाँ पे आपके पास में 120 आ गया गुणा में, और यहाँ पे जो भी आया जो भी आया जो भी आया, ठीक है। जब 120 आ गया तो आपको दिख रहा है कि एक जीरो आ गया आपके पास। जब कोई सी भी संख्या में गुणा में आपके पास जीरो आ रहा है तो वो उन संख्या को गुणा करने पे एक जीरो तो आपके पास हमेशा रहेगा, और जो वो जीरो रहेगा वो इकाई के अंक पे रहेगा। इसलिए इस तरीके की कोई भी संख्या और उसमें फैक्टोरियल 5 अगर आ चुका, 4 तक आया तो आप गुणा करके देख लेंगे, लेकिन 5 आ गया और 5 के बाद कितने आ जाए, चाहे 20 तक आ जाए, 50 तक, 100 तक, कितने भी आ जाए, इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, इकाई का अंक होगा हमारे पास में हमेशा जीरो। और जीरो क्यों होगा, क्योंकि वो फैक्टोरियल 5 में एक इकाई का अंक हमारे पास जीरो आ चुका, और जीरो को जब गुणा करते हुए चलेंगे तो वो जीरो इकाई में ही रहेगा हमेशा। जैसे 120 को किसी से भी गुणा करो, 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240 हो जाएगा, लेकिन इकाई का अंक आपके पास हमेशा रहेगा जीरो। इसलिए आपको ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखने, इस क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाना है कि जब फैक्टोरियल 5 आ गया तो आपके पास इकाई का अंक हमेशा जीरो रहेगा। फैक्टोरियल 5 से बड़ा कितना भी आ जाए, 100 तक आ जाए, 50 तक आ जाए, गुणा में संख्या है और इकाई का अंक पूछा है तो आपके पास ये जीरो होगा। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। और आपने देखा आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखे हमने घातांक के नियम। घातांक के नियम के बाद में, घातांक के नियम होने के बाद में हमने देखा बोर्ड मास वाला नियम। बोर्ड मास के बाद में हमने देखा जीरो के नियम। फिर देखिए हमने इकाई का अंक निकालना। इकाई के अंक निकालने अगर आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे तो आपको पता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। इन क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे 20-50 क्वेश्चन करा के आपकी ज़बरदस्ती पेज भरवाऊंगा। ये आप क्वेश्चन करना सीख गए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप इनसे कर लेंगे इकाई का अंक। तो इसलिए मैं आपको बार बार जबरदस्ती के सेम सिमिलर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आपको यही क्वेश्चन आपको दूसरी बार तीसरी बार कर लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करते कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा जातीय मान और स्थानीय मान, और उसके बाद में हमने देखा ये फिर शून्यों की संख्या। और इस तरीके से आज की क्लास में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, शून्यों की संख्या, इकाई का अंक, और ये संख्या पद्धति की हमारी आज तीसरी क्लास होती है। तो ठीक है, आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ मैं प्रतीक जैन आपके साथ में यूँ ही चलता रहूँगा। मिलते नेक्स्ट। जय